गुड मॉर्निंग दोस्तों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सेंटर पर आपका स्वागत है। मैं के शर्मा आप लोगों के लिए आज क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 लेके आ रहे हैं, भाग 2 का, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। आज के चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि भारत का जो है ना, आज़ादी के बाद के समय का जो है ना, कैसे आज़ादी के बाद जो भारत का स्थिति क्या रहा, भारत का संविधान को कैसे बनाए रखने में सक्षम रहा, लोकतंत्र कैसे बनाए रखने में सक्षम रहा, कैसे 1947 में भारत जो आज़ाद हुए दो राष्ट्रों में बंट गए थे, भारत और पाकिस्तान के बीच में, उनके बाद जो भारत का स्थिति कैसा रहा, उन्हीं के बारे में हम लोग आज का चैप्टर में पढ़ेंगे। अर्थात हम लोग देखेंगे 1947 से लेकर के 1957 के दशक की कहानी के बारे में आज का चैप्टर में हम लोग देखेंगे। और अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं इस चैप्टर पे और क्या पढ़ना हम लोग को। सबसे पहले हम लोग टॉपिक के बारे में देख लेते हैं, कौन सा टॉपिक हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। पहला टॉपिक है आपका 1947 से लेकर के 1957 के बीच का राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, अर्थात कैसा दशक रहा। ये 10 साल का जो समय बीता भारत का आजादी के बाद का समय, कैसा गंभीर समय रहा, उनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। दूसरा टॉपिक पढ़ना हम लोग बंटवारे के कारण राष्ट्र पर आई समस्या, कैसे देश बंटवारा हुआ, उसके बाद कैसी समस्या आए, उन सभी चीजों पर देखेंगे। अर्थात आप लोग को थोड़ा सा समझ में आ जाएंगे कि गदर मूवी अब देखिएगा जाकर के एक बार, अब जाकर के देखिएगा कि कैसे देश जो ना आजाद होने के बाद जब बंटवारा हुआ था, दो राष्ट्रों में देश बंट गए थे, भारत और पाकिस्तान में बंट गए थे, तो लोग अपने घर बार को छोड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान जो ना स्थानांतरण हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति कैसा था, कैसा समस्या था, कैसे आनंद फानंद में अपनी सामान पोटरी को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे, स्थानांतरण हो रहा था आदमियों का। तो कैसा बीच में रास्ते में त्रसदाही मच रहा था, कैसा मारकाट हो रहा था, लूटपाट हो रहा था, एक दूसरे को हिंदू मुस्लिम को मार रहे थे, मुस्लिम हिंदू को मार काट रहे थे। ऐसी परिस्थिति आपको देखने को मिलेगा बंटवारे के बाद का स्थिति। अर्थात समझिएगा कि भारत आजाद हुआ था, 1947 में भारत आजाद हुआ था, बट लेकिन भारत खुश नहीं था। आज़ादी मिलने के बाद 200 वर्ष की गुलामी के बाद, अंग्रेजों की गुलामी के बाद, जंजीरों से छूटने के बाद भारत आजाद हुआ, खुशी मनाना था भारत को, लेकिन खुश नहीं था, क्योंकि गम की बात यहाँ था कि भारत का 2 अंग बढ़ चुका था, एक तो पाकिस्तान के रूप में, एक भारत के रूप में। और ऐसी स्थिति में देश को संभाल के रखना, संजोए को रखना बड़ी समस्या था, एक गंभीर समस्या था देश के पास कि लोकतंत्र को कैसे बचाएं। भारत का लोकतंत्र को इतनी मार काट, इतनी दंगा फसाद हो रहा था, एक दूसरे को मार रहे थे, हिंदू मुस्लिम को, मुस्लिम हिंदू को, जिनका बहुलता जहाँ पे ज्यादा था उनका वहाँ पे राज चलता था। जैसे मुस्लिम वाले कंट्री में, मुस्लिम वाले प्लेस में, स्थान में उनकी बहुलता ज्यादा था, हिंदू को मारा जा रहा था। जहाँ पे हिंदू की बहुलता ज्यादा थे, मुस्लिम को मारा जा रहा था। एक अपना स्थान छोड़ करके भारत का ये वाला निचली वाला हिस्सा से द्रविड़ भारत से पाकिस्तान जा रहा था, अपने बच्चे को लेके, बीवी को लेकर के रास्ते में लूट पाट कर लिया जाता था, उसकी सामाने को लूट लिया जाता था, उनकी आबरू को भी लूट लिया जाता था। ऐसी परिस्थिति देखने को मिलता था इस चैप्टर में। अपना पति, अब जो पति अपने पत्नी को मार दिया करते थे, क्योंकि उनका आबरू का दोहन हो रहा था, आबरू पर आंच आ रहा था, रास्ते में उनके आबरू को लूटा जा रहा था, जिसके कारण से उससे भला था, आबरू को लूटने से भला था कि खुद पति अपने पत्नी की हत्या कर देते थे, अपने भाई बहन की हत्या कर देते थे। ऐसी परिस्थिति, ऐसी त्रासदी था आजादी के बाद, देश के बंटवारे के बाद ऐसी त्रासदी देश को देखने को मिले थे। ऐसी परिस्थिति में कौन खुशियां मनाएंगे? देश आजाद होने के बाद क्या खुशियां मनाना संभव था? खुशियां नहीं मना रहा था, देश मातम में था, देश दुख में था, पूरा गंभीर में था। और देश को बचाना भी एक जवाहरलाल नेहरू का एक समस्या था कि कैसे लोकतंत्र को यहाँ बनाए रखे, कैसे एकता अखंडता को
भारत की अखंडता को बनाए रखे, ऐसी परिस्थिति देश के पास था। तो पहला देखें, दूसरा देखें, तीसरा नंबर पॉइंट था देशी रियासतों का मसला। देशी रियासतों का अर्थात समझिएगा कि देश जो है ना, कई जो है ना राज्य रजवाड़ों में बटे थे, 500 प्लस राजवाड़ों में देश बचे हुए थे। अर्थात समझिएगा जिस प्रकार से उस समय तो राज नहीं था ना जी, देश आजाद हुआ था तो उस समय बहुत सारा जो जगह था जो राजा कब्जा करके बैठा हुआ था, जैसे कि हैदराबाद में निजाम बड़ा मेजर मात्रा में उसने कब्जा करके बैठा हुआ था। वो अपने आप को हैदराबाद वाले क्षेत्र को अपने आप को देश घोषित करना चाहता था, एक मुस्लिम देश घोषित करना चाहता था, वो पाकिस्तान में मिलना चाह रहा था। ये भी भारत के पास ऐसी समस्या था, उनको भी मसले को हल करना भारत के पास एक बड़ी समस्या था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल की योगदान से, बहुलता से, विवेक से उनको भी जो है ना भारत में शामिल कर लिया गया। बराती के रूप में उसके दरवाजे पे जा करके कनपट्टा पे गन रख करके उसको भारत के विलय पत्र में निजाम को सिग्नेचर करवा लिया गया था। सुने होंगे कहानी, बताए होंगे शायद हम। तो फिर से हम लोग पढ़ेंगे, जब हैदराबाद तक आएंगे हम लोग वहाँ पे पढ़ेंगे तो इसलिए हम लोग समझेंगे। तो देश कितने छोटे छोटे राज्य के बोलिए तो एक रजवाड़ों में राजा के अंतर्गत बटा हुआ था। 500 प्लस बड़े रजवाड़ों का गिनती था देश में, उन रजवाड़ों में बटा हुआ था। उन रजवाड़ों का मसला भारत में मिलाना, राज्यों में मिलाना, कन्वर्ट में करना, ये भी भारत के पास एक ऐसी समस्या देखने को मिला है और इनके बारे में हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे। अगला देखते हैं, देश में विभिन्न भाषाएं, इतनी बड़ी देश थे, इतनी बड़ी आबादी थे, हर एक जगह। यहाँ तो एक पड़ोसी को दूसरे पड़ोसी को दीजिएगा लैंग्वेज अलग मिल जाता है। इनका बंगाली तो उसका मैथिली, इनका भोजपुरी, उनका और क्या क्या संथाली, याद रखिएगा। तो इतनी समस्याएं थे भारत के पास, इतनी बड़ी भारत में भाषाओं का अनगिनत था, विभिन्न भाषाएं थे और अंदरूनी सीमा रेखा तय करना भारत का एक बड़ा मसला रहा था कि देश के अंतर्गत, हालांकि देश आजाद हुआ था उस समय, अंग्रेजों ने, रेड क्लिफ साहब ने कहते हैं भारत का नक्शा को पास कर दिए थे। एक घर में बैठ करके भारत और पाकिस्तान के नक्शे को, बॉर्डर को निर्धारित कर दिए थे। लेकिन भारत के अंतर्गत, ये भारत के अंतर्गत सपोज रखिएगा, उसके अंदर भी राज्य का निर्माण करना था। जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, नागालैंड, मिजोरम, दुनिया भर का 28 राज्य है। जो भी राज्य है, राज्य का निर्माण करना। आंध्र प्रदेश राज्य का भाषाई के आधार पर पहले जो है ना आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया था। तो इन सभी चीजों पर पढ़ेंगे, भाषाई के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 पढ़ेंगे, 53-56 सब डेट हम लोग पढ़ेंगे। उन सभी मसलाओं को जो है ना अंदर, देश के अंदर बाउंड्री करना, लाइन खींचना कि राज्य भाषा ये क्षेत्र है, इस जगह मांग कर लिया कि मेरा जो बहुलता ज्यादा है, मेरी भाषा का तमिल है भाषा, तो तमिलनाडु कर दो। आंध्र प्रदेश में आंध्र भाषा चलता था, आंध्र भाषा, तो आंध्र प्रदेश कर दो। तो भाषाई के आधार पर राज्यों को बंटवारा करना, एक कमेटी का निर्माण करना, सब जगह तो दुनिया भर का भाषा है तो बहुलता दिखा दिया कि कहाँ पे अधिक भाषा है, उसके आधार से भी किया गया, कहाँ तक सही रहा, इन पर भी हम लोग बात करेंगे, देखेंगे। ये सब टॉपिक को हम लोग इस चैप्टर में पढ़ना है। तो देखिए ऐसी स्थिति था 14 से 15 अगस्त, याद रखिएगा 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि के समय, मध्य रात्रि मतलब रात के 12 बजे का, ठीक 12 बजे का समय, जवाहरलाल नेहरू ने एक सभा में संबोधित करते हुए देश की आजादी के बारे में भाषण दे रहे थे। 14-15 याद रखिएगा, 14-15 अगस्त, क्या लिखा होगा, अगस्त, मध्य रात्रि के समय में बोला जवाहरलाल नेहरू, भाग्य वधु से चिर प्रतिद्वंदी भेंट, यानी दृष्टि विथ डेस्टिनी, ये शब्द हुआ। भाग्य वधु से विचार प्रतिद्वंदी का, प्रतिचिर का, प्रतिरक्षित का अर्थ होता है दृष्टि विथ डेस्टिनी। ये किसने कहा था, क्वेश्चन पूछता है दृष्टि विथ डेस्टिनी किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कब कहा था, 14-15 अगस्त के रात के मध्य रात्रि के समय में
मध्यरात्रि 12 बजे के समय में, जिस समय देश जो है ना आजाद हुआ था, आजादी का बिगुल बजा था, तिरंगा लहराया गया था कि आज से देश आजाद हो रहा, भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों में बढ़ रहा था। हालांकि दोनों देश एक साथ ही आजाद हुआ है, तो कोई थोड़ा सा पाकिस्तान थोड़ा सा होशियार है, वो बोला हम पहले मनाए, एक दिन में नहीं मनाएंगे। कुछ होता है कि चलो भारत अगर 15 अगस्त को हम मनाता है स्वतंत्रता दिवस, हम क्यों मनाएंगे, हम 14 को मनाएंगे। बोला कि हम 1 मिनट पहले आजाद हुए हैं, 1 मिनट फ्यू मिनट पहले हम आजाद हुए हैं, इसी कारण से वो 14 अगस्त को मनाते हैं। अब भारत जो है ना 15 अगस्त, वही रात के समय 12 बजे के समय। अब सेकेंड का इधर उधर मानने का है, लोग माना, एक दिन नहीं माना, ये 14 को मानता है, ये 15 को मानते हैं, तो रियल में 15 ही सही है। देखिए इस पर दो बातें आए, क्या जवाहरलाल नेहरू जो है 2 बातों पर सहमति हुए। एक क्या है, आजादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार द्वारा हो, अर्थात लोगों के द्वारा चलाया जाए, जनता के द्वारा चलाया जाए सरकार, अर्थात जनता चुनेगा किसे प्रतिनिधित्व चुना है, चुनाव के द्वारा, निष्पक्ष चुनाव के द्वारा जो प्रतिनिधित्व को चुना जाएगा वही भारत का शासन होगा, वही भारत का सरकार होगा, वही भारत को चलाएंगे। ये पहली बात जवाहरलाल नेहरू ने कहा, क्या बोला, लोकतंत्र होगा, लोकतंत्र ही भारत का शासन चलाएंगे। दूसरी बात क्या कहा कि सरकार सबके भले के लिए कार्य करेगी, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ओबीसी कहेंगे, जनरल, ईबीसी, जो भी है कैटेगरी, एसटी एससी, जो सबके लिए जो है ना एक समान सरकार कार्य करेगी, सबके हित के लिए सरकार कार्य करेगी। ये 2 पक्ष पर सहमति हुए जवाहरलाल नेहरू, पहला प्रधानमंत्री बने थे भारत का, याद रखिएगा। सपना हुआ साकार, आजादी के बाद सपना हुआ साकार, कहते हैं मिल गई आजादी, सपना हुआ साकार, मिल गई आजादी। आजादी मिलना लेकिन 2 राष्ट्रों में के रूप में, ऐसे मिला 2 राष्ट्रों के रूप में आजादी मिला, एक मिला भारत के रूप में, तो दूसरा मिला आपका पाकिस्तान के रूप में। भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ये देखिएगा कठिन परिस्थितियां आई, आजादी के बाद भारत को कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। क्या क्या परिस्थिति से गुजरना पड़ा, पहला परिस्थिति है आपका विभाजन। विभाजन एक बड़ा मसला रहा कि भारत 2 राष्ट्रों में बटा, भारत पाकिस्तान में। विभाजन के पश्चात फलस्वरूप भारत में कितनी दंगा फसाद हुए, एनालिसिस कीजिए गदर मूवी देख करके, कितना दंगा फसाद हुआ, एक दूसरे को मारा गया, काटा गया, अपना घर बार जमीन संपत्ति को छोड़ करके, जिसका भूभाग पाकिस्तान में पड़ा, भारत से पाकिस्तान जाना पड़ा, पाकिस्तान का हिंदू को भारत आना पड़ा, भारत के मुसलमान को पाकिस्तान जाना पड़ा। इस बीच में इस आने जाने के क्रम में बहुत जो है ना महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया, पुरुषों के साथ मारा गया, काटा गया, लूटा गया, संपत्ति लूट लिया गया, उनके आबरू को लूट लिया गया। ऐसी परिस्थिति देखने को मिला विभाजन के पश्चात, पहला। दूसरा आपका क्या है, कहते हैं अभूतपूर्व हिंसा। इसके पश्चात जो ना हिंदू और मुसलमानों में क्या हुआ, हिंसाजनक उत्पन्न हो गया। हिंदू मुस्लिम के प्रति मारकाट, हिंदू मुस्लिम के प्रति मारकाट और मुस्लिम हिंदू के प्रति मारकाट करना स्टार्ट कर दिया। तीसरा करने लगा विस्थापन। विस्थापन अर्थात हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की समस्या, अर्थात जो भारत के दक्षिणी भारत में रहते थे, तमिलनाडु के प्रांत में रहते थे, और ये पाकिस्तान वाले प्रांत आना था, यहाँ से जो पैदल चल करके जो है ना पाकिस्तान पहुंचना पड़ा, और अपने माथे पे गठरी पर जो भी जितनी संपत्ति, जो इम्पोर्टेंट चीजें घर का था, खाने पीने का सामान, ज्वेलर्स, जो महंगी सामाने जो होंगे, जो महंगी वस्तुएं होंगे, जेवर जावरात जो भी होंगे, वो सारे चीज लेकर के पाकिस्तान जा रहे। घर बार तो उठा के लेके नहीं जा पाएगा, जमीन संपत्ति को नहीं उठा के लेना, जो इंपोर्टेंट चीज था आनंद फानंद में लेके गए। आदमी को इतना नहीं पता था, ऐसी परिस्थिति, ऐसी त्रस्ताई आ गए थे, आदमी को ये नहीं पता चल पाया था कि हमको जो है
भारत से भगाया जा रहा है, या फिर पाकिस्तान से हम भारत आ रहे हैं भाग कर, ऐसे लगा रहा था कि आदमी को ऐसा एहसास हो रहा था कि यहाँ पे कुछ ना दंगा हो गया है, अचानक से दंगा हो गया, अचानक मारपीट हो गया है, चलो अभी मेरे संख्या ज्यादा जहाँ है, मुस्लिम जहाँ है वहाँ चल जाएंगे तो हम बच रह जाएंगे, हम सेफ रहेंगे, 10 दिन 20 दिन महीना दिन वहाँ रहेंगे, माहौल जब शांति होगा फिर से वापस से अपने संपत्ति अपने घर बार पे लौटेंगे और अपनी चीजें को चला पाएंगे। ऐसे सोच करके लोग भागे थे, लेकिन क्या हुआ, भागा था जब वहां पहुंच गया, अपने इनिशियल पॉइंट पर पहुंच गया, पाकिस्तान पहुंच गया, तब इनको पता चला कि नहीं, हमको भारत से निकाल दिया गया, जिनका सारा संपत्ति यही सारा छूट गया, निहत्था होकर के मजदूरी कर करके यहाँ से अपना जीवन को बिताना चाहा। और यहाँ का पाकिस्तान का जो मुस्लिम थे वो आकर के भारत आए, इसी उद्देश्य सेम टू सेम उद्देश्य आए थे, अपना सारा संपत्ति छोड़ करके वापस से अपना साम्राज्य को भारत में इसने बसाने का काम किया। ये था विस्थापन, ये था आपका विस्थापन, एक स्थान से दूसरे स्थान आना और जाना ही क्या कहलाता है, विस्थापन, प्लेस टू अनदर प्लेस। तीसरा था आपका चुनौतियां। इस परिस्थिति में ऐसा विभाजन था, विस्थापन था, अभूतपूर्व हिंसक की स्थिति में भारत को जो ना चुनौतियां था कि लोकतंत्र को कैसे बचा ले, अपनी अखंडता को कैसे बचा के रखे, ये भारत का मुख्य चुनौतियां था। कैसे एकता बनाए रखे, लोगों में कैसे समानता बनाए रखे, ये भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास एक बड़ी जो है ना चुनौतियां थे। आगे हम लोग देखते हैं कि पहली चुनौतियां क्या था। पहली चुनौतियां, 3 प्रकार का चुनौतियां हुआ है आपका, पहली चुनौतियां, दूसरी चुनौतियां, तीसरी चुनौतियां। पहली चुनौतियां में हम लोग क्या देखते हैं कि पहली चुनौतियां में आपका है एकता सूत्र में बंधे रहना। भारत का मंशा था कि सभी लोग जो ना एक सूत्र में बने रहे, अर्थात भारत के संविधान के अनुसार सब एक साथ रहे, जो भी यहाँ के जितने भी जाति धर्म के लोग हैं सब एक साथ एक एकता सूत्र में बंधे रहे। ये भारत का पहला जो ना चुनौती था। दूसरा कहता है, दूसरा पॉइंट है, ऐसा एकता सूत्र जिसमें भारत के सभी कहते विविधताओं का जगह मिले, ऐसा संविधान में शब्दों को रखा जाए, ऐसा नियम कानून को रखा जाए कि विभिन्न प्रकार के लोग, जाति, धर्म, भाषा के लोग को यहाँ पे स्थान मिल सके, उनकी सम्मान मिल सके। तीसरा पॉइंट कहता है यहाँ की बोली, धर्म, संस्कृति सभी अलग अलग है, उनको सबको एक साथ एक एकता में कैसे रखा जाए, ये भी समस्या को समाधान करना भारत के प्रधानमंत्री के पास एक पहली चुनौतियां के। चौथा कहता है कैसे अखंडता को बनाए रखे, ये भी प्रधानमंत्री का एक मूल सूत्र था, कैसे ये सब चीजें पर हम लोग गौर करें, ये सब मूल मंत्र था। दूसरी चुनौतियां क्या कहते हैं, लोकतंत्र कैसे कायम रहे, इसको बनाए रखना है। हर नागरिक की मताधिकार हो, अर्थात जिनका 18 वर्ष पूरा हो गया है उनको वोट देने का अधिकार हो, चाहे किसी भी जाति धर्म से बिलोंग करे, उनको भारतीय समाज में रह करके, भारतीय देश में रह करके 18 वर्ष अगर पूरा हो गया है उसको वोट देने का अधिकार है। कैसे उसका वोटर लिस्ट में नाम आवे, इन सभी चीजों पर काम करना भारत का एक दूसरी मसला था। संसदीय शासन व्यवस्था हो जिसमें लोकतंत्र स्थापित हो, इसमें एक निष्पक्ष प्रतिनिधित्व को चुना जाए, ऐसी समस्या था भारत के पास। आगे कहते हैं संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक व्यवहार बर्ताव कैसे चलाया जाए, इसका सुधार करना भारत के पास समस्या था। तीसरी चुनौतियां क्या है आपका जी, ऐसा विकास जिसमें पूरे समाज का विकास हो, ऐसा काम करना है भारत सरकार को कि जिससे पूरे समाज का, भारत में पूरे समाज का क्या हो, विकास हो। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, संविधान में सबके लिए क्या हो, एक समान समानता हो, सबके लिए, चाहे ऊंच नीचे छोटे नीचे जो भी जाति धर्म के लोग हैं सबके लिए एक समान समानता हो। तीसरा नंबर कहता है वंचित व अल्पसंख्यक लोगों के लिए एक विशेष प्रावधान हो, क्या हो, विशेष प्रावधान हो। वंचित जिनको भारत सरकार से कोई सुख सुविधा नहीं मिल रहा है, कोई
कहते हैं कि क्या कहते हैं उसको, जैसे स्टाइपेंड के रूप में, भारत सरकार का अनुदान के रूप में कुछ नहीं मिल रहा है। जो अल्पसंख्यक हैं, जो अल्पसंख्यक का मतलब जिनकी संख्या जाति का कम है, उनको पढ़ने लिखने के लिए भारत सरकार की ओर से स्टाइपेंड के रूप में, छात्रवृत्ति के रूप में या अनेक फंडों के रूप में उन्हें क्या दिया जाए, विशेष प्रावधान किया जाए, ताकि उनका भी लेवल जो है औरों के समान आ जाए। अगला कहता है लोक कल्याण व आर्थिक विकास करना। सभी के लोक कल्याण मतलब लोगों के कल्याण के लिए भारत सरकार को काम करना है और देश का आर्थिक स्थिति को सुधार करना है। इससे क्या होगा, देश का आर्थिक स्थिति सुधार होगा तो लोगों का आर्थिक स्थिति भी सुधार होंगे, लोग डेवलप करेंगे, लोग डेवलप करेंगे तो देश भी डेवलप करेंगे। इस प्रकार इन सभी मसलों पर जो है भारत सरकार का एक मंशा था कि देश विभाजन के बाद ये सब कार्य को कैसे करे, कैसे उसको एक सूत्रों में बांध करके रखे, ये ऐसी समस्या था भारत सरकार का। समझे? तो आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। स्क्रीनशॉट ले लें।